हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्सेटाइल स्टडी एंड ब्लॉग्स। आज हम एक नई वीडियो सीरीज़ के साथ प्रेजेंट हो रहे हैं एंड हम फोकस कर रहे हैं क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट को। एंड ये इसमें हम अपना फर्स्ट सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़। और ये हमारा जो डिस्कशन होगा वो एनसीईआरटी बेस पर होगा। सो हमारा जो पार्ट 1 है बुक का वो प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। हम इसी के बेसिस पर आगे बढ़ेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट बेसिकली आप ये समझिए, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये कहाँ से है। ये एक इटालियन वर्ड है और इसका मतलब होता है टू हैंडल। ये एक फ्रेंच वर्ड में भी कंसिडरेशन है। इट मीन्स टू डायरेक्ट अ हाउस होल्ड। सो हम समझते हैं पहले मैनेजमेंट क्या था। एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। यहाँ पर तब था गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, बट नाउ डेज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज इनएडुकेट बिकॉज worker are educated now and they know their rights. They are having a higher aspirations towards their career. So now in modern concept, it is a process of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently. अब क्या है कि हमें काम तो करवाना है बट वर्कर्स का भी ध्यान देना है, उनकी नीड को भी पूरा करना है एंड इफ़ेक्टिवली इफ़िशिएंटली करवाना है। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर प्रोसेस है। एक है मैनेजमेंट प्रोसेस, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्क, अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। मैनेजमेंट प्रोसेस आपकी बेसिक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये प्रोसेस है, इसके थ्रू ही काम होता है। देन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्क, बीइंग अ मैनेजर यू हैव टू बी एफिशिएंट एज वेल एज इफेक्टिव। सो इफेक्टिव मीन्स हम कहेंगे कंप्लीट द वर्क विद इन अ टाइम एंड इफिशिएंसी मीन्स कंप्लीट द वर्क विद मिनिमम रिसोर्सेज। सो हम एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल पिक करते हैं जहाँ पर दिया है कि 5000 यूनिट प्रोड्यूस करना है। मैनेजर करता तो है, इफेक्टिवनेस तो है काम में, बट ड्यू टू द पावर कट मैन पावर को ओवर टाइम करवाया गया जिससे इफ़िशियंसी कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई। सो हमें ये भी देखना होता है कि हमें काम तो कंप्लीट करना है बट साथ साथ हमें रिसोर्सेज को भी मिनिमाइज़ करते हुए चलना है, क्योंकि जो हमारा इफ़िशियंसी अगर हमारी बेहतर रहेगी तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस रहेगा और विच अल्टीमेटली लीड टू वर्ड्स अ हायर प्रॉफिट। सो ये बेसिक इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का ये एक जो टॉपिक है ये सीबीएसई एग्ज़ाम्स में आपको 1 मार्क में भी एक्सप्लेन करने को आ सकता है। तो आपको सीधे सिर्फ सिंगल एक लाइन लिखनी है जो मैंने आपसे बताया अभी। एग्जाम्पल कोट कर दीजिएगा तो वो काफ़ी इफेक्टिव लगता है। तो फिर हम आते हैं हमने नेक्स्ट उस पर कि हम मैनेजमेंट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। बेसिक आप मैनेजमेंट समझ ही रहे हैं। आपके घर में भी मैनेजमेंट होता है, आपको पॉकेट मनी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप 1000 रुपी अ मंथ पॉकेट मनी पाते हैं। अब आप उसे उसकी स्पेंडिंग कैसी, आप कैसे उससे खर्च कर रहे हैं, वो जो आप सोच रहे हैं ना, वो भी मैनेजमेंट है। टेकिंग क्विक डिसीजन, टेकिंग इन्वॉल्विंग इन अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैनेजमेंट। हर चीज़ में मैनेजमेंट है। आपके ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट है, आपके घर पे भी मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट में भी मैनेजमेंट है, आपकी सोसाइटी में भी मैनेजमेंट है। हर जगह मैनेजमेंट एग्जिस्ट करता है। ये पर्वेसिव है, हर जगह एग्जिस्ट करता है। विदाउट मैनेजमेंट कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता। सो अब डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज टू द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेंड स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। ये जो प्लानिंग प्रोसेस मैनेजमेंट प्रोसेस है वो उनको प्रॉपरली और करना ताकि हम एक अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। दूसरा डेफिनेशन भी इससे मिलता ही जुलता है। मैनेजमेंट एक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस में क्या है, हमें प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करनी है, स्टाफिंग करनी है, डायरेक्टिंग करनी है, कंट्रोलिंग करनी है एंड देन उसे कोऑर्डिनेट करना है। क्यों, हम एक पर्टिकुलर गोल को ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करना है इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। यहाँ पे डायनेमिक मीन्स होता है हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमेशा डील करते आए हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके गवर्नमेंट्स आते हैं, आपके टेक्नोलॉजी अपडेशंस होते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी अपने आप को मैनेज करना पड़ता है ताकि हम अपने कंपटीशन में मेंटेन रहें।
सो ये हमारे डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट है। अब हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट समझते हैं। पहला फीचर है हमारा मैनेजमेंट एज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। सो देखिए, हम मार्केट में एग्जिस्ट ही क्यों करेंगे अगर हमारा कोई गोल ही नहीं रहेगा। तो गोल इज़ नीडेड फॉर दी सर्वाइवल, फॉर एग्जिस्टेंस। सो मैनेजमेंट क्या करता है, यूनाइट करता है डिफरेंट इंडिविजुअल के एफर्ट्स को टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फिर हम समझते हैं नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज परवेसिव। पहले भी डिस्कस किया, परवेसिव हर जगह है, दिखता नहीं है पर हर जगह एग्जिस्ट करता है। तो मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि आपके सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट करती है, हर एस्पेक्ट में आपको मिल जाएगी देखने। तो आप अब देख सकते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन परवेसिव, ऐसा देख सकते हैं कि हर जगह, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें प्लानिंग की ज़रूरत है, ठीक है। प्लानिंग करने के बाद हमें स्टाफिंग के साथ साथ, जब स्टाफिंग हो जाती है, हमें जॉब हमने डिफाइन ऑलरेडी कर रखी है, उन्हें उनके जॉब को एलोकेट करना है। इन द सेम वे हम स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। स्कूल में भी हमें टीचर्स चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए, और इनको टीचर्स को टाइम टेबल, पहले प्लानिंग होती है, टाइम टेबल बनता है, एलोकेट करते हैं फैकल्टीज़ को, उनके क्लास टाइमिंग्स दी जाती हैं, स्लॉट्स दिए जाते हैं, और वहाँ पे फैकल्टीज़ को भी उनके एजुकेशन, उनके स्किल के अकॉर्डिंगली क्लासेस डिवाइड की जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में एक एडमिनिस्ट्रेशन, इन द सेम वे इट इज़ there in school administration also. So it is a pervasive. Now come to multidimensional. Management is multidimensional. Multidimensional, there are three main aspects, that is work, people and operation. तो मैनेजमेंट हमें क्या होता है, सबसे पहले वर्क को समझना है। वर्क में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई टारगेट को अचीव करने, कोई ना कोई काम तो कर ही रहे हैं, तो उस वर्क पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम पीपल, डेफिनेटली हम अकेले तो कोई काम ऑर्गेनाइजेशन में कर नहीं सकते, हमें लोग चाहिए काम करने के लिए। आप क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में आप अकेले तो बल्ला घुमाएंगे नहीं, आपको लोग चाहिए, कोई बॉलिंग करेगा, कोई फील्डिंग करेगा। सो हमें डील करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ के साथ हु आर हैविंग अ डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर। मैनेजर के लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, जितने डाइवर्स नीड और बिहेवियर के पीपल हैं उनके साथ उनको एक यूनिफाई करके एक सिंगल गोल की तरफ लेके जाना। फिर देन मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन में हम यहाँ समझ सकते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकती हूँ कि एक हमारा ये इनपुट है, हमने एक इनपुट दिया है। इनपुट में आपका आता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रेंट। ये आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने भी मिलेगा। सो ये इनपुट है, ये हमने यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट किया है। भाई हम लेबर्स हैं, लेबर्स को सैलरी भी दे रहे हैं, हम लैंड एक्वायर किए हुए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको, हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं चीज़ें, ये कन्वर्ट करके हमें यहाँ पे कन्वर्ट करके हम एक आउटपुट की तरफ आते हैं, और जो आउटपुट होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है, वो हमारा प्रॉफिट होता है, वो हमारा प्रॉफिट होता है। दिस इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ऑफकोर्स फॉर श्योर मैनेजमेंट हर टाइम लगातार कंटिन्यूस चलता ही रहता। आप प्लानिंग करते हैं तब भी मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तब भी मैनेजमेंट, आप कंट्रोलिंग भी करते हैं तब भी मैनेजमेंट, जब आपको डेविएशन लगता है देन आप अगेन प्लानिंग को एनालाइज करते हैं, आप अपने ऑर्गेनाइजिंग को चेक करते हैं कि कहीं जो भी लूप होल हो उसे कवर करो। दिस इज़ अ वेरी कंटिन्यूस प्रोसेस। देन come to next point, it is a group activity. Definitely it is a group activity. हम मैनेजमेंट को अकेले नहीं चला सकते। आप अकेले क्या मैनेज करें, मैनेज तो आपको पीपल के साथ करना है, थिंग्स के साथ करना है। सो डेफिनेटली हमें लोग चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन होता है, अकेले तो होता नहीं है, लोग चाहिए आपको ग्रुप डिस्कस करने के लिए। सो इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। डायनामिक फंक्शन, डायनामिक मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, हम ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डील विद the dynamic environment and their objective has to be flexible towards environment. अभी टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, आज के टाइम पे कंप्यूटर्स आ गए, देन और भी कंप्यूटर्स में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया। अब हम पहले जैसे नहीं काम कर सकते कि हम हाथ से ही क्लैरिकल काम किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपडेट करना पड़ता है।
सो ये एक डायनेमिक फंक्शन है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होती है, हमें हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ को बदलना पड़ता है। इंटरनेशनली हम डील करते हैं, इंटरनेशनल नीड्स के अकॉर्डिंग, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है ताकि हम इनको सेटिस्फाई कर सकें। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। डेफिनेटली मैनेजमेंट आपको दिखेगा नहीं, आप उसे छू नहीं सकते, बट डेफिनेटली यू कैन फील इट इन एवरी प्रोसेस। आप प्लानिंग करते हैं, आप प्लान कर तो रहे हैं ना, नाउ you can feel it but you cannot touch it, you cannot see it. So हम नेक्स्ट आते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। हम इतना तामझाम पढ़ रहे हैं, आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं? तो बेसिक ऑब्जेक्टिव हमारे काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, हम सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ पे पूरा डेफिनेशन लिख रखा है, आप स्लाइड पढ़ लीजिए। मैं आपको इसका क्रक्स बता देती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि हमें लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है, हमें प्रॉफिट अचीव करना है, हमें गोल को अचीव करना है। सो सर्वाइवल इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम अपने जो एक्सपेंसेस हैं, जब हम लॉन्ग रन में चलेंगे तभी तो हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, सर्वाइवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। हम सर्वाइव तभी करेंगे जब हम काम करेंगे लॉन्ग रन में। प्रॉफिट का यहाँ देखिए, जब हम प्रॉफिट अर्न करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न करने से ही हमारे जितने भी हमने इन्वेस्टमेंट पीछे देखा ना हमने कि हमें लेबर को सैलरी भी देनी है, हमारा कॉस्ट भी लगा है, कैपिटल भी लगा है, तो उसकी रिकवरी कैसे होगी, हम कहाँ से सैलरी दे पाएंगे, वेजेस दे पाएंगे, जब हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो एक प्रॉफिट लेना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रोथ तब होगी जब हम बिज़नेस को एक्सपांड करेंगे, एक्सपांड हम मार्केट में करेंगे। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं मृगनानी का। मृगनानी एक पूरी सीरीज़ चलती है, एमपी के कई डिस्ट्रिक्ट में है, प्लस छत्तीसगढ़ में है, एंड समवेयर आई थिंक इन दिल्ली ऑल्सो देयर इज़ वन ब्रांच। सो इन्होंने क्या किया है, ग्रोथ किया है, मार्केट अपना एक्सपेंड किया है, मार्केट एक्सपेंड किया है। देखिए इंटर रिलेटेड है सारे टर्म, एक्सपेंड किया तो इनका सर्वाइवल है तो इनका प्रॉफिट है। सो नाउ कम टू सोशल ऑब्जेक्टिव। हम सोसाइटी से, ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी से रिसोर्सेज को एक्वायर कर रहे हैं ना, तो हमें इसके बदले में सोसाइटी को देना भी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी का अपलिफ्टमेंट होगा। हम सोसाइटी से कुछ ले रहे हैं तो सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं। इसी तरीके से तो भाई ये पूरी साइकिल चलती है, कुछ लेते हैं कुछ देते हैं। सो इस पर्टिकुलर सोशल ऑब्जेक्टिव को हम CSR कंसिडरेशन पे ले सकते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हम सोसाइटी से रिसोर्सेज लेते हैं तो हम सोसाइटी को वेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सोसाइटी को एक प्रॉपर कम्युनिटी दे रहे हैं। अब एक एग्जांपल ले सकते हैं, CIL एक महारत्न कंपनी है। CIL का बेसिक वर्क है कोल माइनिंग करना। कोल माइन क्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कोल माइन करें तो एनवायरनमेंट को तो हार्म कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बदले वो क्या करते हैं, जहाँ पे भी खाली फिल रहते हैं, पिट्स रहते हैं, उन्हें फिल करते हैं, वहाँ पे वो प्लांटेशंस कर रहे हैं ताकि वो ग्रीनरी आ पाए। देन उसके आसपास के जो लोग हैं उस एरिया पे उन्होंने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रखे हैं, स्कूल्स ट्राइबल पीपल के लिए खोल रखा है, हेल्थ सेंटर, कैंसर का काफ़ी बड़ा उनका योगदान है वहाँ पे। तो ये एक CSR एक्टिविटी है। आपके रतन टाटा भी CSR एक्टिविटी में काफ़ी इन्वॉल्व रहते हैं। देन हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, भाई हम इंडिविजुअल से काम करा रहे हैं तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इंडिविजुअल को सेटिस्फाई कर सकें। अगर कंपनी के एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होंगे तो दे विल नॉट गोइंग टू गिव यू 100% ऑफ द रिजल्ट। वो आप कैसे दोगे, उन्हें एक कॉम्पिटिटिव सैलरी दीजिए, सैलरी अच्छी प्रोवाइड कीजिए, प्रोवाइडिंग दैम ए गुड इंसेंटिव्स। देन आप उन्हें प्रमोट कीजिए, रिकग्निशन, उन्हें सोशल रिकग्निशन मिलेगा तो भी वो मोटिवेट होंगे। ये सारे जो है इंसेंटिव्स होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, आप समझ गए हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, सोसाइटी के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे रहा है, सोसाइटी को क्या दे रहा है, और एक इंडिविजुअल वर्किंग पीपल को क्या दे रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में ये एक बहुत NCERT के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है। NCERT CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स में ये कहीं ना कहीं इसको हर बार किसी तरीके से पूछते ही हैं। तो
पहला हम टॉपिक देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। आर्ट समझते हैं, आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। तो आप यहाँ पे ये समझिए कि आप डेफिनेशन से समझ सकते हैं कि ये एक स्किलफुल, एक पर्सनल एप्लीकेशन है जो कि हम एक एग्जिस्टिंग नॉलेज को पढ़ के समझ के एक्वायर करते हैं, और इसके बाद आपके एक्सपीरियंसेस से आपकी आर्ट और क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है। तो इसके जो बेसिक फीचर हैं वो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। देखिए थ्योरी तो है, अब आर्ट, आर्ट क्या होता है? डांसिंग इज एन आर्ट फॉर्म, देन पेंटिंग, एक्टिंग, म्यूज़िक, ये सारे आर्ट फॉर्म्स हैं। सो हमारा पॉइंट क्या है कि इसके पीछे कोई ना कोई थ्योरेटिकल नॉलेज तो होगी। अगर हम म्यूज़िक की बात करें, म्यूज़िक में भी लोग सरगम और राग्स को सीखते हैं। डांस में भी बॉलीवुड म्यूज़िक डांस होता है, हिप हॉप डांस होता है, कई तरीके की डांस होते हैं, ठीक है। पेंटिंग में भी अलग काइंड ऑफ पेंटिंग्स होती हैं। सो कुछ लोग DIYs करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस है, थ्योरेटिकल नॉलेज कहीं ना कहीं इसके पीछे है। फिर आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मीन्स कि एक बार तो देखो कॉमन थ्योरी तो सबने ले ली, पर जब आप परफॉर्मेंस करते हो, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंट है, इनकी पर्सनालिटी डिफरेंट है, इनका जब आप दो पेंटर्स को आप पेंटिंग पे दोगे, आप उन्हें फॉर एग्जांपल नेचर पेंट करने के लिए देंगे, तो वो नेचर तो पेंट करेगा, कोई सनशाइन डे को दिखाएगा, कोई गुड नाइट टाइम्स को दिखाएगा। वो अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंगली, जो उनका क्रिएटिव माइंड होगा उसके अकॉर्डिंगली पेंट करेंगे, एंड इनका रिजल्ट डिफरेंट होगा, बट दोनों ही बेस्ट होगा। सो मैनेजमेंट में मैनेजमेंट में थियोरेटिकल नॉलेज होती है। थियोरेटिकल नॉलेज इन द सेंस कि हम भी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, नहीं सारी थ्योरी तो पढ़ रहे हैं, ये एक थियोरेटिकल नॉलेज है। सो यहाँ पर आप आगे जाके पढ़ेंगे, मैनेजमेंट की थ्योरीज पढ़ेंगे, इनके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, तो ये एक थ्योरेटिकल नॉलेज है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, आप दो मैनेजर को अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल करने दोगे तो वो सेम रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि मैनेजर भी एक ह्यूमन है, उसकी अपनी थिंकिंग, उसकी अपनी क्रिएटिविटी, उसका अपना थॉट प्रोसेस है, वो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। फिर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आप बहुत अच्छी पेंटिंग बनाएंगे, आप बहुत अच्छी सिंगिंग कर सकते हैं अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस पे रहेंगे। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो इन द सेम वे मैनेजरियल एक्टिविटी भी आप कंटिन्यूअस अगर आप इन्वॉल्व रहते हैं तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आप जो इंडिविजुअल आप यूनिफाई कर सकते हैं, उन्हें लीड कर सकते हैं, वो आप बेटर तरीके से करेंगे। तो हम एक कंक्लूड करते हैं पॉइंट कि जब हम मैनेजमेंट के और आर्ट के फीचर को मिला के देखते हैं तो डेफिनेटली उसके सारे फीचर्स मैचअप करते हैं मैनेजमेंट से। सो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन बाय अदर। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट एज ए साइंस। देखिए साइंस क्या है? साइंस can be defined as a systematic and organized body of knowledge based on logically observed findings, facts and events। देखिए ये एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइज बॉडी है, इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक रहा होगा, प्रूफ हुआ होगा, तब ये साइंस बना है। तो साइंस का पहला फीचर हम चेक कर सकते हैं, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अगेन सिस्टमैटिक बॉडी है, वही कोई ना कोई थ्योरी रही होगी, कोई ना कोई आपके हाइपोथेसिस रही होगी, उसको स्टडी किया गया होगा। इन द सेम वे मैनेजमेंट में भी हाइपोथेसिस है, स्टडी है, ऑब्जर्वेशन है। आगे जाके आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो ये भी मैच करता है कि यस, अगर मैनेजमेंट एज ए साइंस में सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है तो मैनेजमेंट में भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। देन अगेन प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब साइंस बिना एक्सपेरिमेंट के, बिना प्रूफ के साइंस कहलाती नहीं है। अगर लॉ ऑफ ग्रेविटी को देखें, अगर बॉल हम ऊपर उछालते हैं, बॉल नीचे की तरफ आती है तो ग्रेविटी लगती है, अर्थ ने ग्रेविटी दी, उसे खींचा अपनी तरफ, तो ये प्रूफ है, तभी लोग उसे कंसीडर कर रहे हैं ये। और एक साइंटिस्ट ने इसको अप्लाई किया, दूसरे ने भी किया, तीसरा ने भी किया, सेम रिजल्ट आया। बट अगर हम मैनेजमेंट में ऐसा करेंगे, मैनेजमेंट में अगर हम एक दो तीन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज पीपल पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, हर मैनेजर अपनी तरीके से करेगा, अपनी थ्योरी से करेगा, रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। तो हम ये नहीं बोल सकते कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है मैनेजमेंट में, ऐसा नहीं होता है, वेरी करता है, क्योंकि हम ह्यूमन नेचर से डील कर रहे हैं एंड ह्यूमंस हैव अ डिफरेंट पर्सनालिटीज़। सो अब यूनिवर्सल वैलिडिटी,
क्योंकि भाई सब ने ही जब साइंस को अप्लाई किया किसी थ्योरी को, सबका सेम रिजल्ट आया, तो उसे यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मिल गई। बट मैनेजमेंट के साथ ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में अलग अलग अलग, बट जो बेसिक थ्योरी हैं, जैसे कि मैनेजमेंट में हमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, कमांड यूनिटी ऑफ कमांड होना चाहिए, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चलाना चाहिए, ये प्रूव्ड है, ये होना ही, मतलब ये प्रूव्ड इन द सेंस कि ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई करती है नीड। तो हम इसके कंक्लूजन पे आए तो हम ये नहीं कह सकते कि साइंस बिल्कुल मैनेजमेंट बिल्कुल साइंस की तरह है। वी कैन नॉट कंसिडर एज प्योर और एग्जैक्ट साइंस, बट वी कैन कॉल इट एज अ इन एग्जैक्ट साइंस, दैट इज इट इज़ कॉल्ड अ सोशल साइंस। ठीक है। सो अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट को, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट को आप प्रोफेशन की तरह ले सकते हैं? देखिए, पहले क्या हो, अब तो प्रोफेशन ही है। पहले तो ये होता था कि जो नॉन मैनेजमेंट बैकग्राउंड के एक्वायर्ड डिग्री जो आज के समय पे कंसीडर की जाती है, पहले नहीं था। पहले आप अपने दादा के वहाँ देखोगे, वो ज़रूरी नहीं था कि उनने मैनेजमेंट पढ़ा है, बट वो मैनेजर हैं किसी कंपनी में, सुपरवाइज़र हैं किसी कंपनी में, डिफरेंट फील्ड से हैं पर हैं। सो आज का सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट है। बट हम मैनेजमेंट को देखते हैं जो एज ए प्रोफेशन, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। डेफिनेटली हर प्रोफेशन की वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। लाइक हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देखते हैं, उनका अपना ही एक फाउंडेशन कोर्स है, उसकी नॉलेज है, उसके एग्ज़ाम्स हैं। ठीक है। लेकिन सेम वेल डिफाइंड ऑफ मैनेजमेंट के लिए भी आपको कुछ ना कुछ तो पढ़ना ही पड़ता है, उसे समझना पड़ता है, उसके कॉन्सेप्ट को, जैसे हम अभी कर रहे हैं। सो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है मैनेजमेंट के लिए, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। आप जो है आप एक इंजीनियर होके भी आप एक मैनेजमेंट पे एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बन सकते हैं, जो कि होता भी है कई मल्टीनेशनल कंपनी में। एक मैनेजर ही एक इंजीनियर के ऊपर एक सुपरवाइज़र मैनेजर होता है। सो लेकिन एज ए प्रोफेशन रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, अगर आप सीए हैं तो आप, कोई डॉक्टर आके सीए नहीं कर सकता, तो ये एक एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, सीए के लिए एक प्रोफेशन पूरा एसोसिएशन बना हुआ है, लॉयर्स के लिए बार काउंसिल बनी हुई है। मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई इंटरनेशनली या नेशनली कोई एक्सेप्टेड एसोसिएशन है नहीं। लोग बनाते हैं बट है नहीं। फिर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, देखिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, डॉक्टर्स ओथ लेते हैं, ये उनका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है। वो इसी तरीके से मैनेजमेंट में कोई लॉ द्वारा अबाइड कॉन्सेप्ट नहीं है, बट आप ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली एक ऑर्गेनाइजेशन में एथिक्स वैल्यूज़ होती हैं, उनकी कुछ मॉरल वैल्यूज़ होती हैं, वो होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो होगी तभी उनके ऊपर स्टेक होल्डर कस्टमर ट्रस्ट कर पाएंगे। तो एक मॉरल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है। सो हम नेक्स्ट देखते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। देखिए क्या है, 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, एक लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। तो जो हमारा टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उनका बेसिकली वर्क क्या होता है कि डिफाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेट गोल्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मुलेट द पॉलिसी एंड फिर एलोकेट द रिसोर्सेज। ये सारे जो वर्क हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में बेसिकली कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, देन चीफ एग्जीक्यूटिव, सीईओ होते हैं, चेयरमैन होते हैं। इनका जो बेसिक वर्क होता है ये पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, ऑब्जेक्टिव्स बनाना, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। देन हम आते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल आप कह सकते हैं इट एक्ट्स एज ए middle mediator between the top level of management and lower level, that is supervisory level of management. Here हम ऐसे देखते हैं, यहाँ पे सेल्स मैनेजर है, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग में, वेरियस काइंड ऑफ मैनेजर एज पर देयर स्पेशलाइज्ड फील्ड। सो हम एक सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर को अगर आप एचआर मैनेजर का काम दोगे, डेफिनेटली वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे सेलिंग ही ज़्यादा समझ आता है। पीपल से डील करने के बजाय ही इज़ गुड विद डीलिंग इन कस्टमर्स। सो इनका काम क्या होता है कि जो भी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, उनसे जो पॉलिसी फॉर्मुलेट हुई है, ये लोअर लेवल पे जाकर उनसे इम्प्लीमेंट करवाने का जो काम होता है वो मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का होता है। एक एचआर मैनेजर क्या करता है? रिक्रूटमेंट करता है। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में ये तो समझ आएगा कि हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट है।
फॉर सपोज हमें मैन पावर 10 मैन पावर्स की ज़रूरत है। अब मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि हमें ये 10 मैन पावर लेवल कहाँ से लाना है। हमें कॉलेज प्लेसमेंट्स लेने हैं, हम ओपन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लेते हैं, ये सारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। नाउ कम टू सुपरवाइजरी लेवल। सुपरवाइजरी लेवल एक्चुअल लाइन मैनेजर होते हैं, जहाँ पे एक्चुअल वर्क परफॉर्म किया जाता है। ये दे आर हैविंग ए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द वर्कर। इनका जो वर्क होता है टू चेक द वर्किंग कंडीशन ऑफ द लेबर्स के ग्रीवेंसेस को हैंडल करना, ये बेसिक ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसमें आपके सुपरवाइज़र, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर, सुपरिटेंडेंट एक्सेट्रा ये सारे आ सकते हैं। तो आप इस इमेज में देखेंगे कि एक एरो है अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी का। सो जो टॉप पे आप देख रहे हैं वो आपका अथॉरिटी है। अथॉरिटी मीन्स कि अथॉरिटी हमेशा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। इट मीन्स कि वो टॉप लेवल से मिडिल से लोअर में गई है। एंड अकाउंटेबिलिटी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन को शो कर रहा है, दैट इज़ कि लोअर लेवल से मिडिल लेवल से टॉप लेवल गई है। यहाँ पर हमारा जो बेसिकली जो हायर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो इस पर्टिकुलर एरिया पे, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस लेवल पे, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल वर्किंग है वो लो है। इसी तरीके से लोअर लेवल पे डिसीजन मेकिंग जो है बहुत कम है, वेरी लेस, बट जो आपका एक्चुअल वर्क कंडीशन है वो यहाँ पर, जो एक्चुअल वर्क होता है वो यहाँ पर होता है। मिडिल लेवल आपके मीडिएटर की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी, ऊपर टॉप लेवल पे कम होगी, एंड अथॉरिटी आपकी टॉप लेवल पे ज़्यादा होगी एंड लोअर लेवल पे कम होगी। सो ये टॉपिक इस तरीके से था। नाउ नेक्स्ट कम टू फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इतनी देर से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। हम एक बहुत शॉर्ट 1-2 लाइन्स में इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इतने डिटेल में पढ़ेंगे। सो प्लानिंग इज़ द फंक्शन ऑफ डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हु इज़ टू डू इट, सेटिंग goals in advance, developing a way to achieve them efficiently and effectively. So क्या है कि इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे प्लानिंग के लिए आज हम यहाँ पे स्टैंड करते हैं, ये एक ब्रिज है, ठीक है, हमें यहाँ पे पहुँचना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें क्या लगती है, प्लानिंग लगती है। सो इसको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं, प्लानिंग इज़ वेयर वी आर स्टैंड टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच। सो प्लानिंग में ये डिसाइड होता है व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, हु इज़ गोइंग टू बी डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन। काम को कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा, ये डिसाइड होता है। आप इसके लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं कि घर पे डिसाइड होता है कि आज पनीर की सब्ज़ी बनेगी। अब पनीर की सब्ज़ी जो बनेगी वो अब कौन बनाएगा, कैसे बनेगी, क्या मटेरियल रिसोर्सेज एक्वायर्ड होंगे उसके लिए, इन द सेंस कि क्या सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी, किस टाइप की पनीर बनेगी। सो ये एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। ऑर्गेनाइजिंग में मैनेजमेंट फंक्शन इज असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, इस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक प्लान। देखिए ऑर्गेनाइजिंग इज़ व्हाट कि हम पहले हमने ग्रुप सारी जॉब्स को डिफाइन कर लिया, सारे वर्क्स को डिफाइन कर लिया, फिर वर्क्स को हम जो एक जैसे वर्क होंगे उनको एक ग्रुप में बांटेंगे। सो ये जो होता है ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ है ना, इसको हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। देन स्टाफिंग मतलब होता है फाइंडिंग राइट पीपल, गिविंग देम राइट जॉब एट राइट प्लेस। बहुत सीधी सी बात है, आप एक सेल्स मैनेजर लेते हो, उसको आप एचआर की जगह सेल्स का काम दो, वो एफिशिएंटली वर्क करेगा, ठीक है। डायरेक्टिंग, लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय। देखिए जो लीडरशिप, जो डायरेक्शन होती है, इसकी 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक लीडरशिप, एक कम्युनिकेशन। जो लीडरशिप होती है वो आप कैसे लीड करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है। एंड इन द सेम वे आप कैसे मोटिवेट करते हैं। एक गुड लीडर एक गुड मोटिवेटर भी होता है। आप मोटिवेट करते हैं उन्हें, जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, एक लीडर है, वो उसके अंडर 10 वर्कर्स हैं, अब वो उन्हें कैसे मोटिवेट करेगा, उन्हें अच्छे से अच्छा वर्किंग कंडीशन देगा, उन्हें अच्छे वर्क वेजेस, सैलरी, कॉम्पिटिटिव वेजेस देगा, ठीक है, सोशल रिकॉग्निशन देगा। तो दैट इज़ ऑल दी
part of direction. So now come to the controlling. Controlling means monitoring organizational performance towards the attainment of organizational goals. That is वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्गेनाइजेशन ये कंट्रोलिंग को कभी कभी हम जो है सिर्फ मैनेजमेंट की प्रोसेस नहीं समझते हैं, और क्योंकि एक और ये कंट्रोलिंग प्रोसेस शुरू से भी चलती रहती है, प्लानिंग में भी इन्वॉल्व है, हम चेक करते रहते हैं कि हमारा सब सही चल रहा है कि नहीं, ऑर्गेनाइजिंग में भी, स्टाफिंग में भी. बट एज सेपरेट हम कंट्रोलिंग समझते हैं कि हम इसको यहाँ समझते हैं कि आज हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट हमारा जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था, हमें 20 यूनिट्स को अचीव करना था. तो ये जो हमने अचीवमेंट की, ये जो 10 यूनिट का गैप है, ये क्यों आया, इसको कंट्रोल करना, इसको समझना कि ये क्यों आया, इसकी मॉनिटरिंग करना. इसके लिए हम वापस से प्लानिंग में जाएंगे, वापस से ऑर्गेनाइजिंग में जाएंगे, वापस से स्टाफिंग चेक करेंगे, डायरेक्टिंग चेक करेंगे. ये डायरेक्टली हम किसी भी प्रोसेस पर, फंक्शंस पे जंप कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. ये आपके NCERT सिलेबस चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग मैंने कवर अप किया है टॉपिक्स को. एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.